हमारे बीच में से अधिकांश लोग भगत सिंह को मात्र एक क्रांतिकारी की तरह ही मानते हैं, परंतु भगत सिंह मात्र एक क्रांतिकारी ही नहीं थे। भगत सिंह एक विचार हैं, एक दर्शन जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों को एक दार्शनिक आयाम दिया। भगत सिंह की जेल नोटबुक मिलने के बाद भगत सिंह के चिंतनशील व्यक्तित्व की व्यापकता और गहराई पर और अधिक प्रकाश पड़ा। यह सच्चाई भी पुष्टि हुई कि भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में सुव्यवस्थित एवं गहन अध्ययन के बाद बुद्धि संगत ढंग से मार्क्सवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया था। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश सेंसरशिप के बावजूद पठन हेतु पुस्तकें और सामग्री एकत्रित की और महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में चिंतन का जो स्तर उन्होंने हासिल कर लिया था वह उनके युग द्रष्टा युग पुरुष होने का ही प्रमाण था। यह सोचना गलत नहीं है कि भगत सिंह को 23 वर्ष की अल्पायु में यदि फांसी नहीं हुई होती तो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का इतिहास और भारतीय सर्वहारा क्रांति का इतिहास शायद कुछ और ढंग से लिखा जाता। बहरहाल यह उतना ही दुखद है कि आज भी इस देश के शिक्षित लोगों का एक बड़ा हिस्सा भगत को एक और महान तो मानता है, पर यह नहीं जानता कि 23 वर्ष का वह युवा एक महान चिंतक भी था। किसी भी महान व्यक्ति का अध्ययन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि भगत सिंह का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ हुआ तो उसके पीछे भी कई कारण विद्यमान थे। दरअसल 1917 की रूस की क्रांति के बाद मार्क्सवाद और समाजवाद पूरी दुनिया में छा गया था। सर्वहारा वर्ग निरंकुश शासन पर विजय को हर जगह सराहना मिली और इसे सर्वहारा यानी शोषित वर्ग के पक्ष में क्रांति कहा गया। दूसरी बात, 1920 के दशक में पूरे विश्व में समाजवाद की लहर दौड़ रही थी। यही वजह थी कि राष्ट्रीय आंदोलन के कई पुरोधा भी उस लहर से अछूते न रहे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी समाजवाद के काफ़ी प्रभावित थे। इसके अलावा 1929-30 के समय वैश्विक महामंदी के कारण पूंजीवाद की सर्वश्रेष्ठता का भ्रम टूटा और उसकी खामियां उभर कर सामने आई। इसी दौर में दुनिया को समाजवाद पूंजीवाद के एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी समाजवाद की लहर से अछूती न रही। यही वो परिस्थितियाँ थी जिनके आलोक में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी भी मार्क्सवाद और समाजवाद की तरफ आकर्षित हुए। आखिर क्या था भगत सिंह का मार्क्सवादी समाजवाद? तो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगत सिंह का मन वैयक्तिक हत्या तथा हिंसक गतिविधियों से विरक्त हो गया था। उनका प्रसिद्ध वक्तव्य था, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इस प्रकार वे मार्क्सवाद की तरफ प्रभावित हुए। उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन तथा लियोन ट्रोत्स्की को पढ़ा, लेकिन वे मार्क्स से कहीं ज़्यादा लेनिन के मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अपने लेख टू यंग पॉलिटिकल वर्क्स में उन्होंने अपने आदर्श को नए अर्थात मार्क्सवादी आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में घोषित किया। भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज के संबंध में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में पूर्ण विश्वास था। वे कहते थे, किसानों और गरीबों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्ति नहीं होना है, अपितु उन्हें पूंजीपतियों और जमींदारों के चंगुल से भी मुक्त होना है। उन्होंने समाजवाद की धारणा को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, जिसका अर्थ था पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह अंत। भगत सिंह पूंजीवाद की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना सामाजिक और राजकीय दोनों परिप्रेक्ष्य में की। अपने जेल डायरी में वे लिखते हैं, लोकतंत्र सिद्धांतता राजनीतिक और कानूनी समानता की व्यवस्था है, किंतु ठोस और व्यवहारिक रूप में यह झूठ है, क्योंकि जब तक आर्थिक सत्ता में भारी असमानता है
तब तक कोई समानता नहीं हो सकती, न राजनीति में और न कानून के सामने। पूंजीवादी शासन में लोकतंत्र की सारी मशीनरी शासक अल्पमत को श्रमिक बहुमत की यातनाओं के जरिए सत्ता में बनाए रखने के लिए काम करती है। जेल में वह सारी मानव जाति के हित में अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संपदा पर वितरण हेतु विश्व समाजवादी क्रांति के विचार में लीन रहे। जेल डायरी के पृष्ठ 190 पर उन्होंने लिखा, समाजवादी व्यवस्था प्रत्येक की उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इस प्रकार भगत सिंह के विचारों में समाजवाद की ओर झुकाव काफ़ी पहले से दिखाई देने लगा था, किंतु बाद में वे व्यक्तिगत हिंसा, हत्या और क्रांतिकारी गतिविधियों से अरुचि से भरने लगे थे। उसके पश्चात वे मार्क्सवाद की ओर तेजी से झुकते हुए प्रतीत हुए। यही कारण था कि 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था और क्रांति की पुनर्व्याख्या करते हुए एवं स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण हेतु एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत की। यही विचार उनके भारत नौजवान सभा के गठन के समय युवाओं को सशक्त करने में दिखाई देता है। यदि वह अधिक समय तक जीवित रहते तो उनमें वह प्रतिभा थी कि वह राष्ट्र के भविष्य को भी निर्धारित कर सकते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तत्कालीन समाज विभिन्न समस्याओं से भी उलझ रहा था। भगत सिंह मार्क्सवाद में विश्वास रखने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर चिंतन भी किया करते थे। जेल में उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी थी। दुर्भाग्य से उनकी पांडुलिपियां आज उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कीर्ति और वीर अर्जुन समेत कई पत्रिकाओं में उन्होंने लेख लिखे। इसी परिदृश्य में उन्होंने कुछ लेख लिखे जो इस प्रकार हैं। अछूतों की समस्या। 1920 के दशक में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रवाह में चल रहा था और जन आंदोलन में तब्दील हो रहा था, अंबेडकर भी राजनीति में सक्रिय भूमिका में आ गए थे और अछूत समस्या की गुत्थी सुलझाने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे। इसी बीच भगत सिंह ने कीर्ति नामक पंजाबी पत्रिका में अछूत का सवाल लेख लिखा, जो कि जून 1928 में प्रकाशित हुआ। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए थे। सिंध के श्री नूर मोहम्मद का संदर्भ देते हुए वो कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से इनकार करते हो, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं देते, भगवान के मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं देते और एक इंसान के समान अधिकार देने से इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए। वे कहते हैं कि एक कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, परंतु एक इंसान के स्पर्श मात्र से बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आखिर यह कैसी विडंबना है। इस समस्या के निदान में वह कहते हैं कि सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं तथा ना तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और ना कार्य विभाजन से। वे अछूत कौम को स्पष्ट रूप से संगठित होने का आह्वान करते हैं। भगत सिंह अछूतों और श्रमिकों को असली सर्वहारा के रूप में घोषित करते हुए कहते हैं कि दूसरों की ओर मुँह न ताको, संगठित हो जाओ, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो और राजनीतिक आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। वहीं उनका दूसरा लेख है सांप्रदायिक समस्या का हल। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो गए और इस दशक में देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे। 1926 में कलकत्ता में एक भयानक दंगा हुआ। संयुक्त प्रांत में 1923 और 1927 के बीच लगभग 88 दंगे हुए, जिनके कारण हिंदू मुस्लिम संबंध लगभग पूरी तरह भंग हो गए। इसी समस्या पर विचार हेतु भगत सिंह ने कीर्ति पत्रिका में सांप्रदायिक दंगे और इनका इलाज लेख लिखा। इस लेख में वे सांप्रदायिकता के आलोक में भारत
के भविष्य पर प्रश्न उठाते हैं। पहली बात, वे दंगों का इलाज भारत की आर्थिक दशा में सुधार को बताते हैं कि भारत के लोगों की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना काफ़ी आसान है, क्योंकि भूखा व्यक्ति अपने सिद्धांत ताक पर रख देता है। दूसरी बात, वे लोगों को परस्पर जोड़ने के लिए वर्ग चेतना की समझ को आवश्यक बताते हैं। वर्ग चेतना की समझ से युक्त व्यक्ति धार्मिक दंगों में नहीं उलझता। तीसरी बात, वे धर्म को राजनीति से अलग करने पर बल देते हैं कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, उसे राजनीति में शामिल नहीं करना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि यदि सांप्रदायिकता को ख़त्म करना है तो हमें किसी भी व्यक्ति को इंसान के रूप में देखना होगा, ना कि किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के रूप में। सारतः या अंततः भगत सिंह के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखा जाए तो उन्हें मात्र क्रांतिकारी संबोधित करना न्याय संगत ना होगा, अपितु वह एक सशक्त क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक विचारक, चिंतक और बुद्धिजीवी व्यक्तित्व थे। वे अन्य क्रांतिकारियों से विशिष्ट थे क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण का वैकल्पिक विचार रखते थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भगत सिंह युवाओं में नई जागृति के प्रतीक बन गए थे।